जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जीएसटी सेंट्रल एक्साइज कस्टम एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना 2003 में हुई थी। इस एसोसिएशन के द्वारा इन 17 सालों में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए। उनमें से कुछ मैं बताना चाहता हूं। 2003 से 2020 तक हम इस एसोसिएशन की तरफ से अनेक कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। उनमें से हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर भोजन दान का कार्यक्रम नेशनल यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर दीक्षा भूमि में करते आ रहे हैं, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना एपिडेमिक के कारण भोजन दान का कार्यक्रम हमें रद्द करना पड़ा। वर्ष 2019 की तरह मार्च 2020 में भी महात्मा ज्योतिबा फुले अभ्यास के साथ मिलकर 5 अनाथ लड़कियों को 10-10 हजार रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिए गए। इस तरह कुल 50,000 की धनराशि लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए वितरित की गई एसोसिएशन की तरफ से। नागपुर की एम्प्लॉय एंड पेंशनर एसोसिएशन के साथ मिलकर पिछले साल हमने संविधान दिवस मनाया था। इस उपलक्ष्य में एम्प्लॉय और पेंशनर एसोसिएशन को संविधान दिवस की जागरूकता बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की आवाज इंडिया टीवी चैनल को एसोसिएशन के प्रचार एवं प्रसार के लिए 5,000 रुपये की राशि वितरित की गई। कोरोना एपिडेमिक में गरीब बस्तियों में अन्नदान के तौर पर 10 रुपये की धनराशि से मदद की गई। उसी तरह कोरोना एपिडेमिक के दौरान जीएसटी में डेली वेजेस पर कार्यरत कर्मचारी को 10,000 रुपये की मदद की गई। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल मदद भी की है, उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, जैसे कि संजय मेश्राम है यहाँ हमारे यहाँ सुप्रीडेंट, विकास गढ़पाले, अशोक तिरपुड़े, संजय थूल, धीरज पाटिल। उन्होंने इंडिविजुअल तौर पे भी संस्था थ्रू मदद की है। जीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अथक प्रयासों से हर महीने कटौती की गई सहयोग राशि एसोसिएशन के बैंक अकाउंट में जमा होती है। 100 रुपये कटते हैं हमारी सैलरी से और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। उपरोक्त बताए अनुसार खर्च करने के बाद, आज तक का खर्च होने के बाद, आज हमारे एसोसिएशन के अकाउंट में 2.51 लाख जमा है, 2,51,000 रुपये जमा है। यह जमा धनराशि आने वाले साल में एसोसिएशन एवं समाज के हित में खर्च की जाएगी। पिछले साल हमने आदरणीय सुरेश मून सर, प्रेसिडेंट नेशनल यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सत्कार किया था। वे दिव्यांग होकर भी पिछले 25 वर्ष से निरंतर प्रेरणादायी सामाजिक कार्य व भोजन दान का कार्य करते आ रहे हैं। हम सब ने भी उनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर तन मन धन से समाज को पे बैक करना चाहिए। इस वर्ष आदरणीय जेएस पाटिल सर, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन, इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का सम्मान करने जा रहे हैं। नागपुर जीएसटी सेंट्रल एक्साइज कस्टम एससी एसटी ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया एससी एसटी फेडरेशन के अथक प्रयासों से विपरीत परिस्थितियों में, आपको पता है विपरीत परिस्थितियां कोर्ट केसेस और कैट में केसेस चल रहे थे, नागपुर कमिश्नरेट के 3 सुपरिटेंडेंट श्रीमान संजय थूल सर, के कामड़े सर, अनिल गोस्वामी सर का प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर पद पर हुआ है। मैं तीनों असिस्टेंट कमिश्नर को एसोसिएशन के तरफ से बधाई देना चाहता हूं।
और इस अवसर पर एसोसिएशन के तरफ से सम्मान करना चाहता हूँ। आमचा जिल्हा NRHM म्हणजे नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन मध्ये मी जॉईन केलं तेव्हा 27th होता पूर्ण राज्यामध्ये आणि सर वर्षभरात आम्ही त्याला 3rd आणला. सो दिस फ्रॉम 27 to 3rd आणि मग माझी बदली झाल्यानंतरही इट वॉज फर्स्ट फॉर 3 years. सो इट वॉज नॉट पर्सन स्पेसिफिक. ती जी आम्ही रिव्ह्यूची सिस्टीम सेटअप केली होती म्हणजे पहिली मीटिंग मी जेव्हा घेतली होती ती 8.5 तास चालली विदाउट एनी ब्रेक. म्हणजे माझी सिटिंग कॅपॅसिटी आय डिडंट टेक एनी ब्रेक, पण बाकी मेडिकल ऑफिसर्सनी घेतले. पण एकदा रिव्ह्यू कळल्यानंतर त्यांनी जेव्हा बघितलं की अरे आपल्याला हे गोष्टी बघायच्या आहेत, तर त्याच्यानंतर 2 महिन्यामध्ये माझा रिव्ह्यू हा 10 मिनिटात व्हायला लागला विदाउट कॉलिंग एनी अदर ऑफिसर अदर दॅन सिव्हिल सर्जन अँड DHO. तर जेव्हा लोकांना टीम वर्क कळतं तर ते टीम वर्क कसं असतं, इट इज अक्रॉस युअर कास्ट, अक्रॉस युअर रिलिजन, अक्रॉस युअर जेंडर. सगळ्यांना आपला जो ऑर्गनायझेशनल गोल आहे तो जेव्हा समजतो की मी हे अचीव करायसाठी माझं काम आहे, तर ते आम्ही हेल्थ डिपार्टमेंटला सोबत घेऊन केलं. मग हेल्थ डिपार्टमेंट सोबत वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आणलं. आता तुम्ही बघता की मेळघाटमध्ये मालन्यूट्रिशन आहे, कुपोषण आहे, तसंच भंडाऱ्यात पण होतं. बट देन आम्ही ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटला म्हणजे सीओचं काम असणं असतं की सगळ्यांना एकत्र घेऊन बसणे. ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटला वी मेड टू सीट टुगेदर सर. सो यू विल बी सरप्राइज्ड की malnutrition figures by health department were different and malnutritional figures for women and child department were different. So I asked them to sit together and they took 2 hours to match their figures. But after that matching they did very great work and Bhandara was the only district in Maharashtra which didn't show any rise in acute malnutrition during rainy season, and there was 51% reduction in malnutrition in chronic malnutrition. So that was the only district. So हे जे अनुभव आहे म्हणजे टीम वर्कचे हे मला कलेक्टर असताना पण आले, कारण मी कलेक्टर असताना वी सक्सेसफुली हँडल 2 इलेक्शन्स म्हणजे 2014चे पार्लमेंटचे इलेक्शन जी की भंडारा गोंदिया इज अ नॅशनली सेन्सिटिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि विधानसभेचे इलेक्शन्स. तर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कॉंग्रॅच्युलेटेड आवर डिस्ट्रिक्ट की तुमच्या डिस्ट्रिक्टने फार छान केलं. आणि हे याच्यासाठी सांगणं महत्त्वाचं आहे की बऱ्याच लोकांना जेंडर बायस असते, म्हणजे लेडी ऑफिसर असेल तर काम होणार की नाही, देर इज ऑलवेज अ डाऊट. पण तसं काही नसतं. इफ यू आर रिसेप्टिव्ह, इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर अंडरस्टँडिंग द अदर पर्सन्स प्रॉब्लेम्स आणि ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे, म्हणजे ऑफिसरचं काम आहे की प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणे. प्रॉब्लेम्स असतात पण सोल्युशन कसं काढायचं ते आपल्यावर अवलंबून असतं आणि हे सगळं आपल्या सगळ्या कोऑर्डिनेशननी होतं. त्याच्यानंतर ट्रायबलमध्ये असताना मला ही बायस खूप जाणवली, म्हणजे जे आपलं OBC SC ST जे आहे, तर ॲज सच देअर वॉज नो एक्सपिरियन्स विथ ट्रायबल्स बिफोर दॅट पोस्टिंग. म्हणजे जॉईन करताना समटाइम्स यू फील ना अरे इथे कशाला पाठवलं, इथे पोस्टिंग का झाली. तर दॅट वॉज द फिलिंग. बट वेन आय जॉईन देन आय अंडरस्टूड की प्रॉब्लेम्स काय आहे ट्रायबल्सचे आणि हाऊ द थिंग्स आर निग्लेक्टेड. फॉर एक्झाम्पल जसं असोसिएशनचे पण मुद्दे असतात की एखादी रिक्रुटमेंट असेल, प्रमोशन्स असतील, तर ती फाईलच पुटअप होत नाही आणि पुटअप झाली तर तो रेशो जो असतो रिझर्वेशनचा तो बरोबर कॅल्क्युलेट होत नाही आणि त्याच्यामुळे ॲक्च्युली नुकसान होतं. तर हे सगळं बघण्याचं आपलं काम आहे. मग आपण कुठल्याही लेवलवर असो, म्हणजे एक क्लरिकल लेवल असो की सुपरवायझरी लेवल असो की डिसिजन मेकिंग लेवल असो, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशननी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिॲम्बलमध्ये आपल्यावर टाकली आहे की जस्टिस करायचा, तर मी कुठल्याही पदावर असेल तरी तो जस्टिस करणार मी. आणि तो जस्टिस कसा करायचा ते आपल्या प्रशासनातून पण आपल्याला करता येतो. सो माझं सांगायचं हे तात्पर्य हेच की आपल्याकडे येणारी प्रत्येक फाईल ही कशाशी निगडीत आहे, कुठल्या रूलशी निगडीत आहे आणि ती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन नुसार आहे की नाही.
हे पाहणं आपलं काम आहे, म्हणजे कुठल्याही लेवलला असो. आणि सगळ्यात शेवटी फ्रॉम असोसिएशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू मला एकच सांगायला वाटेल की असोसिएशन ऑलवेज वर्क्स फॉर कॉमन गुड. तर इथे मी ओबीसी आहे, SC आहे की ST आहे, अच्छा की बॅकवर्ड क्लास नाही पण आहे, ठीक आहे, तरी जेव्हा आपण असोसिएशनमध्ये असतो तर ते त्याचं जो फायनल गोल आहे तो त्या असोसिएशनला पुढे नेणे, म्हणजे जे लोक मागे राहिले आहेत त्यांना पुढे नेणे. आपल्या भारतामध्ये ॲक्च्युली पाय खेचण्याची खूप प्रवृत्ती असते, पण कृपा करून तसं करू नका. असोसिएशनचं कामच हे आहे की आपण सगळे सोबत आहोत, कोणी पुढे नाही कोणी मागे नाही, वी आर टुगेदर. त्याच्यामुळे आपण जिंकूही तर आपण वी विल विन टुगेदर और वी विल लूज टुगेदर. तर हे आपल्याला सगळ्यांना बघायचं आहे की आपण कसं जिंकणार आहे. आणि ते जिंकायसाठी असेल तर ओनली वन बुक वी शुड दॅट शुड बी द, म्हणजे पवित्र ग्रंथ किंवा होली बुक ज्याला म्हणतो ते म्हणजे आपलं कॉन्स्टिट्यूशन आहे. आणि देव म्हणजे एकच आहे, तो म्हणजे निसर्ग जो सगळ्यांसाठी समान आहे. माझं एकच म्हणणं आहे की प्रत्येक माणसाने कॉन्स्टिट्यूशन वाचा, कॉन्स्टिट्यूशन समजून घ्या आणि ते आचरणात आणा. मग ते आचरणात आपल्या प्रशासकीय जीवनामध्ये पण होऊ शकतं आणि आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये पण होऊ शकतं. तर सरतेशेवटी हेच सांगायचं राहील की आंबेडकरांनी जे कॉन्स्टिट्यूशन दिलं ते सगळ्यांसाठी दिलेलं आहे, पण दुर्दैवाने प्रशासनात म्हणा किंवा ते वाटलं गेलेलं आहे. म्हणजे सर ट्राइबल डिपार्टमेंट का कैलेंडर था, उसमें हमने अंबेडकर जी का फोटो डाला तो वन ऑफ माय सीनियर ऑफिसर ही सेड नहीं वो तो समाज कल्याण के कैलेंडर पे आएगा, ट्राइबल डिपार्टमेंट के नहीं आएगा. पण असं आहे का तुम्हीच सांगा. हां, असं नाही आहे. आंबेडकरांनी जे काम केलं आहे ते सगळ्यांसाठी केलेलं आहे. तर हे जे सगळ्यांसाठी म्हणजे जी असोसिएशन आहे आपले, ते आपल्याला समजून घेणे गरजेचं आहे की इट इज अक्रॉस द क्लासेस, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलिजन. आणि एकच आपला धर्मग्रंथ आहे तो म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन. आणि आपल्या असोसिएशनचे सर्व मेंबर्स मला वाटतं ह्या संविधानाला बाइंडिंग राहूनच सगळेजण काम करतील. आणि येणारं जे आता तुम्हाला जवळपास 18 वर्ष झाली या असोसिएशनला, तर याचा सुवर्ण महोत्सव पण होईल. तोपर्यंत असोसिएशननी जिवंत राहावं आणि असोसिएशन ही कुठल्या व्यक्ती स्पेसिफिक न राहता ही सर्वसमावेशक असेल अशी मी अपेक्षा करते. आणि पुन्हा एकदा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. और संविधान के तहत मिनिमम गारंटी हमें आर्टिकल 16(4) में मिली एम्प्लॉयमेंट की, और उसके तहत हमको रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी विभागों में हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिला. और रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद संवैधानिक दायरे में काम करने के लिए हमने एसोसिएशन बनाया. सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ए ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते. दे आर नॉट ए इंडस्ट्रियल वर्कर्स. सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल इनकम टैक्स एंड ऑल दिस डिपार्टमेंट्स. और देश में आज के तादाद में 93% अनारक्षित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है और 7% ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, बाकी एम्प्लॉइज ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. और ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कर्मचारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आते हैं. हमें जब संविधान की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात को हमें ध्यान में लेना होगा कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लास सिटीजन जब करना था
तब उसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 16(4) का करस्पॉन्डेंट आर्टिकल ये 10(3) था। उसमें क्या लिखा था 10(3) में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making provision for reservation for any class. There was no word backward in the Constituent Assembly. बहुत सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य जो थे उनका ओपिनियन था कि बैकवर्ड क्लास ये शब्द इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, मगर जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के बाबा साहब ने 30 नवंबर 1948 का एक डिबेट आप पढ़ो, ये मेरा डिबेट नहीं, बाबा साहब का डिबेट है, व्हाई द बैकवर्ड क्लास वर्ड इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा साहब ने एक समराइज किया, उसको कंक्लूड किया कि ऑल द ब्यूरोक्रेसी इज मोनोपोलाइज्ड बाय वन कम्युनिटी एंड देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। और ऐसी परिस्थिति यदि रही तो ये डिप्राइव रहेंगे। जो स्टेट पावर है, उन्होंने उल्लेख किया कि दे शुड गेट द रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट पावर, इट मे बी IAS, इट मे बी सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर और द स्टेट कमिश्नर। और ये दृष्टिकोण से बाबा साहब ने जब कंक्लूड किया, सभी मुद्दे, बहुत लंबा डिबेट है, और इसलिए आर्टिकल 16(4) में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास सिटीजन इफ दे आर नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट। तो ये मिनिमम गारंटी जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) में इनकॉर्पोरेट हुई तो बाबा साहब ने समय की मर्यादा नहीं रखी थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन को समय की 10 साल की मर्यादा है, मगर सर्विसेज के रिजर्वेशन को बाबा साहब ने मर्यादा नहीं रखी थी। बाबा साहब का दृष्टिकोण था, बिना रिप्रेजेंटेशन मिले हुए सर्विसेज का यदि मर्यादा रखी तो मेरा जो उद्देश्य है ये समाज को रिप्रेजेंटेशन देने का, ये सफल नहीं होगा। दूसरी बात क्या बोली बाबा साहब ने कि उसका आधार जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड रखा। आधार इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया, और इसलिए 1950 के बाद बाबा साहब की जो संकल्पना थी, रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये चलते रही। और एसोसिएशन का दायरा, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानते हुए काम करने वाले, मैं भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, मगर हम जो जूनियर इंजीनियर जब से लगे तो हमारे बीच में भी 14,000 के इंजीनियर की एसोसिएशन थी, मगर हमने एक आइडियोलॉजी लेके, हम डेली वेजेस से लेके क्लास 4 से लेके हम लोगों को इकट्ठा किया। जब फ्लो के अवेयरनेस में हम जाते हैं तो लोग हंसते भी है कि 2 लोग क्या करेंगे, बट वी सक्सीडेड इन आवर मिशन, हमारा आइडियोलॉजी था। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि आर्टिकल 341 में और 341 में शेड्यूल कास्ट आता है, और शेड्यूल ट्राइब ये 342 में आता है। तो उसकी लिस्ट बनाई, जात की किसने बनाया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। तो ये मुद्दा चला, हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, इंदिरा जयसिंह इज और एडवोकेट रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मसले पर। तो 26 सितंबर 2018 को जर्नल सिंह, जो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर था, इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ, चैलेंज हुआ, शेड्यूल कास्ट का था, ओपन वाले ने चैलेंज किया, वो केस चली। महाराष्ट्र का भी रिजर्वेशन की केस ये जर्नल सिंह के रेफरेंस में चलती, पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सभी। तो जर्नल सिंह केस में 26 सितंबर 2018 को 5 बेंच ने निर्णय दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं लग सकता। इसका उदाहरण दिया उन्होंने कि दैट शेड्यूल इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो जुडिशरी के परव्यू में नहीं आता,
वो शेड्यूल यदि जात का चेंज करना है तो ये पार्लियामेंट होगा। उन्होंने उदाहरण दिया, तुम पढ़ो वो जजमेंट जर्नल सिंह का। एक आईपीएस हो गया शेड्यूल कास्ट का, जब आईपीएस उसके पिताजी गुजर जाने के बाद, एक्सपायर्ड होने के बाद खेड़े पर जाता है, तो जो भी समाज का होगा, गौंड होगा, प्रधान होगा, तो उसके बाप के अंत संस्कार जो है उनके जात के मुताबिक होते हैं। और जब खेड़े पर जाता है तो खेड़े के लोग बोलते हैं कि ये गौंड समाज का इसका लड़का है। मुझे कास्ट इज आइडेंटिटी आज भी खेड़े में है। आदमी कलेक्टर होता है जब खेड़े पर बहन के शादी में जाता है। उदाहरण दिया जर्नल सिंह के जजमेंट में, ऐसी कोर्ट एग्जाम्पल किया है। तो क्रिमिनल तो 26 सितंबर 2018 तक निकल गया। तो नागराज के आधार पर अभी भी रायपुर में स्टेट गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सेल टैक्स ऑफिसर है यानी जीएसटी ऑफिसर, उसको जीएसटी इंस्पेक्टर करो करके, वही रेफरेंस यूपी का। दे आर ट्राइंग, मुझे योर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग है, दे हैव गॉट 40 करोड़ रुपए फॉर द अगेंस्ट रिजर्वेशन जुडिशरी से माध्यम से नष्ट करने के लिए। तुम ऑल इंडिया इक्वलिटी फोरम की साइट देखो, 40 करोड़ रुपए। तो क्या क्या उन्होंने ये निर्णय लगने के बाद, ओपी शुक्ला नाम का शेड्यूल कास्ट का रिटायर्ड आईएएस, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, देवर द राइट आइडियोलॉजिकल माइंडेड लोग होंगे, उन्होंने चैलेंज किया परसों कि नहीं हम भी शेड्यूल कास्ट हैं, मगर हमें क्रिमिनल लगना चाहिए, हम अच्छे पोजीशन में हैं। तो वो केस दायर नहीं, हमने एंटी केस सब राज्य की मीटिंग लिया कर्नाटका से लेके, क्योंकि कर्नाटका won the केस ऑन 10 मई 2009। कर्नाटका के एक्ट जो था 2002 का वो रद्द हुआ था। चीफ इंजीनियर को रिवर्शन की नोटिस मिल गई थी स्टेट में, मगर दे हैव कलेक्टेड 6 to 7 करोड़ रुपीज पीडब्ल्यूडी के, एससी चीफ इंजीनियर, इरिगेशन के, और वो केस जीते, 2-4 वकील लगाए। तो वो लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन, अभी लास्ट मीटिंग हमारी दिल्ली में हो गई, तो 10 राज्य के ये मुद्दे पर चर्चा क्रीमी लेयर के ऊपर हुई। क्रीमी लेयर ये हमारा ही मुद्दा नहीं है। यदि क्रीमी लेयर एससी एसटी को और बाकी लोगों को लागू होता है तो बाबा साहब के संविधान की जो संकल्पना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस की थी, वो क्रीमी लेयर के माध्यम से इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन इज ए अम्बेडकर है, फुले शाह अम्बेडकर ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। और हम जब नेशनल लेवल पर रामलीला के ऊपर एजिटेशन किया कि रिजर्वेशन है 9 शेड्यूल में डालना चाहिए, इट शुड बी आउट ऑफ द जुडिशरी। आप कर्नाटका में जाओ, नहीं, यू हियर मी सर, what happened in Tamil Nadu after the judgment of Indira Sahni in 1992? Tamil Nadu government has framed the act for reservation in service and education. There is a reservation 18% for scheduled caste, 1% for scheduled tribe, 30% for OBC and 20% for BC, but total 69%. It is about 50%. They have sent their act for approval to the President of India, और वो अप्रूव होने के बाद आज यू रीड द शेड्यूल ऑफ 257A, 9 शेड्यूल में आप पढ़ो तो तमिलनाडु रिजर्वेशन इज अंडर द 9 शेड्यूल। उसको चैलेंज भी हो गया पर वो स्टक डाउन अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए साथियों, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन हमने आंदोलन करने के बाद यूनियन लेबर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पर करस्पॉन्डेंस किया कि नेशनल लेवल पर 12 ट्रेड यूनियन को, नेशनल और इंटरनेशनल, देयर इज ए इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके चर्चा करने के लिए कौन जाते? फाइनेंस के प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बैठा, 12 ट्रेड यूनियन जाती है, 2 तुम्हारी ट्रेड यूनियन तो वो सब मिल उनसे संलग्न है। देयर इज ए क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो आपके 4 स्टेट में होना चाहिए, हमारा 15 स्टेट के एफिलेटेड यूनियन है,
खेत मजदूर के, फार्म लेबर भी है, गवर्नमेंट कामगार भी है, आंगनवाड़ी सेविका भी है, बहुत सारे हैं। और देयर शुड बी 4 इंडस्ट्री होना, 4 इंडस्ट्री भी किया, और 5 लाख मेंबरशिप होना। 5 लाख बोले तो वो चीफ लेबर कमिश्नर ने सर्टिफाई करना चाहिए। 2018 में हमने 2.5 लाख का सबमिट किया, और 2021 में हमारा टारगेट ये 5 लाख का है। पहली फुले आंबेडकरी ट्रेड यूनियन ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज होने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने पूरा देश में बनाए हैं। तो मैं आपको विनंती करता हूं, आप हमारे से तो हमेशा कोऑर्डिनेट रहते हैं, और एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की अप्रोच ओके एंड संविधान में क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बिफोर साउथ बोरो कमीशन 1921, देन exhaustive submissions before Simon Commission 1927 Pune में okay. These 2 papers are the basis for discussion before the round table conference. माधवी बोल रही थी कि बाबा साहब की कैलेंडर के ऊपर किसी ने खाली सोशल जस्टिस की डिपार्टमेंट की ही वहां होना चाहिए। ऐसे मूर्खों को ये बोलना चाहिए बाबा साहब यूज द वर्ड्स डिप्रेस क्लासेस, द ओनली वन वर्ड ही यूज डिप्रेस क्लासेस। SCs, STs, these words appear in 1935 Government of India Act 1935, 8% reservation, which was adopted in Constitution of India in 1950. Okay. बाबा साहब किसके लिए लड़ रहे थे? SC STs के लिए? नहीं. He was working for, fighting for the justice to the depressed classes. Everywhere उनकी word, वसंत मोहन साहब बिल के हम बहुत ही किताब बनाते थे. What is depressed classes? SCs, STs, OBCs, and economically backward class people. SCs 16% है, STs 8% है, OBCs 54%. मंडल कमीशन बोलती है, अजीत हाफ उसकी 27% रिजर्वेशन मिली है, ठीक है. So SCs, STs, OBCs put together 80%. ये जो आपकी एसोसिएशन है, this represents 80% of the people of India. ठीक है, 27% है, आधा दिया उन्होंने, 54 को 20% दे दिया. ठीक है, उन्होंने वो आर्टिफिशियल लिमिटेशन रखा कि रिजर्वेशन कैनॉट बी मोर देन 50%. अकॉर्डिंगली रोस्टर भी बने हुए हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, SC, ST, OBC एसोसिएशन represents 80% of the people of India. हमारे समाज के 80% लोग, नहीं समझे? There is another view कि reservation is limited to 49.9, SCs के लिए 15, STs के लिए 7.5, 22.5, OBC के लिए 27, सब मिला के 49.9 होता है, 49.5 होता है, ठीक है. This is for 80% of the people of India. Remaining 50% जो रिजर्वेशन अनरिजर्व जो बोलते हैं, that is only for 20% people of India. ये मेरी राय नहीं है, not my opinion. This is the statistics, hard truth. कोई माई कलाल मुझे आके बता दे कि I am wrong. Anyway, I will not go to that. Then again we'll come back to Baba Sahib. When Baba Sahib is fighting for 80% of the people of India, who are these 80%?
हिंदू की समाज व्यवस्था हम जानते हैं, ये सब 4 वर्ण जानते हैं. ओके, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, शूद्रास जो है, फर्स्ट 3 तो हम जानते हैं. शूद्रास जो है वो 4th कैटेगरी के है, ठीक है, दैट इज 54%. SCs and STs are outside वर्णाश्रम सिस्टम. ये वर्णा सिस्टम में नहीं है, देयर 5th कैटेगरी, अंत्यजा पंचमा, गांव के बाहर, 45 गांव के बाहर रहने वाले जंगलीज एंड अछूत, ह्यूमन सोसाइटी से बाहर रखी गई लोग, दैट इज SCs, 5th कैटेगरी. शूद्रास आर 4th कैटेगरी, क्योंकि शूद्रास आर इनसाइड द सोशल सिस्टम, इनसाइड द विलेज, वो अनटचेबल भी नहीं है. सी हाउ डू यू सी बाबा साहेब, यू सी दी हिस्ट्री ऑफ लास्ट 3000 years इंडिया की. बुद्ध फाइट्स फॉर दिस वेरी कॉन्स्टिट्यूशन. सत्य, न्याय, करुणा, अहिंसा, प्रज्ञा, पंचशील, ये क्या है? द वेरी बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटीज फॉर हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. समाज में शांति, समाज में न्याय, सबको अपनी शेयर, अपनी भागीदारी. महावीर ऑल्सो फाइट्स फॉर दैट, नानक फाइट्स फॉर दैट, कबीर फाइट्स फॉर दैट. संविधान, our Constitution of India is culmination. सभी धाराएं जो हमारे संत, बुद्ध पुरुष सदियों से लड़ते रहे हैं. All the social reform movements, you take any saint, नामदेव, तुकाराम, Meera, Kabir, they're all fighting for the same justice, equality, fraternity, peace, brotherhood. हमारा संविधान, कोई तो बोल रहे थे, आई थिंक दिस इज द मोस्ट पवित्र ग्रंथ, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है. तो बाबा साहेब, the symbol of unity of this nation, togetherness, progress, peace. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्या इनको आप एक कन्फाइन करेंगे, एक समाज के लिए लड़ा, एक ग्रुप के लिए लड़ा? बोलना तो बहुत है. आई विल टेक सम अदर अपॉर्चुनिटी. इट्स अ ग्रेट प्लेजर दैट यू कॉल्ड मी एंड मुझे सम्मान किया. डॉक्टर माधवी को, पाटिल साहब को मिलने के लिए मुझे अवसर दे दिया. थैंक यू वेरी मच. साथियों, हमारा ये जो संगठन है, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हमारा यहाँ जो संगठन है, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करना प्रमोट करते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. हम जो काम करते हैं वो जो न्याय संगत काम है, विधि सम्मत काम है, वही करने के लिए काम करते हैं. हमारे किसी मेंबर को हम यह नहीं बोलते हैं कि वो कोई भी विधि सम्मत अगर काम नहीं करते हैं तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. और साथ ही अगर हमारे किसी भी मेंबर्स के ऊपर या हमारे किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी अगर इनजस्टिस होता है जो विधि सम्मत नहीं है, तो उसका भी हम उतना ही तीव्रता से उसका विरोध भी करते हैं. और हमने पिछले दिनों में जो बहुत सारे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ भी है. देखिए, कर्मचारी है, काम करेगा. हमारे देश में पूरा लगभग 40,000 पोस्ट वैकेंट है. अगर काम करेगा तो गलती होना स्वाभाविक है. तो काम करेगा, अगर गलती होगा तो कोई भी अगर आदमी है, चाहे रेंज में है, चाहे ऑडिट में है, प्रिवेंटिव में है, गलती हो सकता है. तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही निवेदन है कि वे ये देखें कि ये जो गलती है वह इंटेंशनली है या अनजाने में हुए गलती हुई है. अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो उसके ऊपर उसका एक्शन ना लिया जाए, उसके कर्मचारी के ऊपर किसी भी, और उसको सहानुभूति तरीके से देखा जाए. और ऐसे जो भी मामले हैं, जो भी चल रहे हैं कि जिनको साथ अनजाने में गलती हुई है और उनको जो चार्जशीट हुआ है,
तो वहाँ चार्जशीट भी ख़त्म हो। और हम लोग जो है यानी ये एसोसिएशन है, यहाँ ना सिर्फ कर्मचारी के प्रॉब्लम्स के लिए है, बल्कि ये हम जिस समाज से आए हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये हमारे जो साथी है उनके ऊपर एक सामाजिक दायित्व भी है कि हम लोग तो ठीक है आज अच्छा पोजीशन में आ गए बाबा साहब के मूवमेंट के वजह से, लेकिन हमारा समाज आज भी बहुत विपरीत परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ जो जीवन है उनका जीवन भी अच्छा जीवन हो और वो अच्छा ये करें, तो हम भी पे बैक टू द सोसाइटी करके समाज के लिए भी कुछ काम करें। तो इसलिए भी हमारा जो संगठन काम कर रहे हैं और ये नई टीम के नेतृत्व में हमारा जो संगठन है नई ऊंचाई छुएगा, तो मैं यही कामना करता हूँ। I thank our honorable guest Shri H.R. Bhimashankar, Chief Commissioner, Indirect Tax and Custom of the Nagpur Zone, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank for his words of encouragement, his able guidance, his always encourage us. I thank him for his kindness, his interest and continued support to us. I also express my heartfelt thanks to our honorable guest Dr. Madhuri Khode, Chaure IAS, Commissioner of Textile, Government of Maharashtra, Nagpur, for her valuable contribution, encouraging words. Her experience, able guidance will always inspire us. I thank her for her kindness, her interest, and best of her part is she has accepted our invitation easily. This shows her greatness, restlessness towards her devotion of the social work. The very presence of J.S. Patil sir, President of the Independence Labour Union in today's program, in spite of his extremely busy schedule, is a reflection of the importance that is attached to this occasion. We all are inspired by your gracious presence, sir. I thank our Additional Commissioner Rajan sir, Joint Commissioner Mukul Patil sir, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner. I thank all the distinguished invitees present here accepting our invitation. Last but not least, I thank you, my seniors and my friends, your cooperation in making this function a resounding success.